हर हर महादेव साथियों, केएसजी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत अभी हमने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को जाना, जो कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का एक मुख्य भाग है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की पर्वत श्रृंखला से संबंधित, और वो है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो इससे पहले कि हम टॉपिक पर जाएं, हमें उच्चावचों को एक बार वापस से रिवाइज करना पड़ेगा कि उच्चावच क्या होते हैं। तो हम यहाँ डालते हैं आज का टॉपिक, अरावली पर्वत। ठीक है, अब यदि अरावली पर्वत है तो हम अरावली को किसकी संज्ञा दे रहे हैं? पर्वत की संज्ञा दे रहे हैं। और यदि इसको पर्वत की संज्ञा दे रहे हैं तो इसकी हाइट मेजर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसकी हाइट हम अभी सर्वोच्च चोटी देखते हैं, वो है 1722 मीटर ऊंचाई पर, जो कि हमारे सिरोही के अंदर गुरु शिखर है। लेकिन इसको पर्वत की संज्ञा क्यों दी जाती है, हमें ये जानना आवश्यक है। तो पहले हम एक बार उच्चावच जानते हैं कि उच्चावच क्या होते हैं, और वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उच्चावच के आधार पर ही किसी स्थलाकृति को नाम दिया जाता है। तो उच्चावचों के अंतर्गत हमने देखा पहले इस तरीके से, तो उच्चावचों को मुख्यतः हम एक तो कहते हैं मैदान, क्या? मैदान। एक हम जानते हैं पठार, एक जानते हैं हम पहाड़ी, एक जानते हैं हम पर्वत, और एक बात करते हैं हम, ये पहाड़ आ जाएगा यहाँ पर, पहाड़, और एक आ जाएगा आपका पर्वत। ठीक है, तो ये कुछ स्थलाकृतियाँ होती हैं जिनको उनकी ऊंचाई के आधार पर मेजर किया जाता है। और ऊंचाई जो हम मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं? ऊंचाई का जो मापन करते हैं हम, वो करते हैं चेन्नई तट से। कहाँ से? चेन्नई तट से। अब यदि बात करें ऊंचाई की, तो मैदान लगभग 300 मीटर ऊंचे, और कहाँ से? समुद्र तल से। तो चेन्नई समुद्र तल, इससे 300 मीटर जो ऊंची उठी हुई भूमि होगी और सपाट होगी, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? मैदान का नाम देते हैं। वहीं 300 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक जो भी ऊंची उठी हुई भूमि होती है, उसे हम क्या संज्ञा देते हैं? पठार की संज्ञा देते हैं। वहीं बात करें पहाड़ी की, तो 600 मीटर से 1800 मीटर तक की ऊंचाई की जितनी भी स्थलाकृतियाँ होती है, उन्हें हम पहाड़ी की संज्ञा देते हैं। और 1800 मीटर से लेकर के 2700 मीटर तक जो भी होते हैं, उन्हें हम पहाड़ कहते हैं। और उसके बाद में 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित जो भी स्थलाकृति होगी, उसे हम पर्वत की संज्ञा देते हैं। अब हमारा जो अरावली है वो एक क्या है? पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला की भी हम बात करेंगे कि श्रृंखला क्या होती है। इससे पहले हमने देखा कि पहाड़ क्या होता है, पर्वत क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहाड़ की ऊंचाई है पर्वत की, वो 2700 मीटर के लगभग है, और हमने इसको पर्वत की संज्ञा दे दी। लेकिन जब हम अरावली का अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, और वो 1722 मीटर ऊंची है। तो फिर ये एक पर्वत कैसे हो सकता है? क्वेश्चन आता है सीधा। ये तो अभी एक पहाड़ की संख्या, पहाड़ के अंदर भी मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1722 भी नहीं है, 1800 प्लस और 2700 से कम में है। तो फिर इसको पर्वत क्यों कहा जाता है, तो ये भी हम जानेंगे इसके बाद में। इसीलिए इसको पर्वत कहा जाता है, इसका कारण हम खोजेंगे। तो ये तो हुआ हमारे उच्चावच से संबंधित कि उच्चावच क्या होते हैं। अब बात करें अरावली की, तो अरावली एक पर्वत है। क्यों? क्योंकि अरावली का जब उद्गम हुआ था, या अरावली का जो निर्माण हुआ था, तो निर्माण के समय
अरावली का जो हाइट था वो था लगभग 2880 मीटर। क्या था? 2880 मीटर। और उसी वजह से हमारी अरावली को पर्वत की संज्ञा दी जाती है। तो ये तो हमने जाना अरावली के आगे पर्वत क्यों लगता है। इसके आगे एक और शब्द लगता है श्रृंखला। ठीक है, यदि श्रृंखला की बात की जाए तो श्रृंखला जब एक ही धारा के अंदर विभिन्न पर्वत अलग अलग स्थान पर विस्तृत रहते हैं या उनके बीच में थोड़ा गैप फिर आ जाए तो उस तरीके से एक श्रृंखला या सीरीज में स्थापित हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? श्रृंखला कह देते हैं। अब बात करें यदि अरावली के तथ्यों के संबंधित, तो पहली बात हो जाती है कि अरावली का निर्माण कब हुआ। अरावली का निर्माण काल। तो यदि अरावली के निर्माण काल की हम बात करें तो यह प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर निर्मित हुआ था। कौन से में? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि अरावली का निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत। ठीक है, ये तो हो गया निर्माण के आधार पर। अब बात करते हैं अरावली शब्द की या इसके शब्दार्थ। तो अरावली का जो शब्दार्थ है वो है पर्वतों की श्रृंखला। क्या है? पर्वतों की श्रृंखला, अथवा इसे पर्वतों की मेखला भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया अरावली का शब्दार्थ। अब बात करते हैं अरावली के निर्माण की प्रक्रिया की, और वर्तमान में निर्माण के आधार पर इसको कौन सा कहा जाता है, अभी जो किस स्वरूप में स्थित है। तो यदि बात करें निर्माण की प्रक्रिया, तो अरावली के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो है वलन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? वलन। और वलन क्या होता है हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। और इसी वलन की प्रक्रिया के आधार पर इसे वलित पर्वत की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है दोस्तों? वलित पर्वत की संज्ञा दी जाती है। तो यह तो हुआ अरावली के निर्माण के आधार पर या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। अब इसके बाद में यदि हम देखें समयानुसार, तो वो तो काल था, एक स्पेसिफिक निर्माण काल की बात की जाए। अब यदि समयानुसार देखें तो अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो समय अनुसार ये हो जाएगा प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। इसके बाद में हम देखते हैं अभी वर्तमान में ये किस स्थिति में है। तो वर्तमान में इसे अवशिष्ट पर्वत की संज्ञा दी जाती है। किसकी? अवशिष्ट पर्वत की संज्ञा दी जाती है। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे। ठीक है, अब अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? जब पृथ्वी के बाह्य बलों द्वारा किसी उच्चावच का एक स्तर तक कटाव लग जाता है, साधारण भाषा में समझे तो उस कटाव के कारण वो नीचा होता जाता है, और नीचा हो जाता है उसी के कारण उसको जो उसकी हाइट कम हो जाती है और वो एक अवशेष के रूप में बाकी बच जाता है, उसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसको और अभी विस्तार से देख लेंगे। तो यहाँ तक हमने बस 3 चीज़ें जानी, अरावली का निर्माण काल। और निर्माण काल की यदि बात करें तो यह प्री कैम्ब्रियन काल की स्थलाकृति है। इसके बाद में शब्दार्थ की बात करें तो यह पर्वतों की मेखला होता है। निर्माण की बात करें तो यह वलन या वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। समय अनुसार देखें तो यह प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। और वर्तमान में यदि बात करें तो यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करें कि ये किसके समकालीन है, तो क्वेश्चन आता है समकालीन से संबंधित। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह यूएसए की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के समकालीन है। ठीक है, किसके समकालीन है? यूएसए की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के समकालीन है। अब देखते हैं हम कि वलन क्या होती है और अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि वलन या वलित पर्वत क्या होते हैं। तो वलन को समझना है तो हमें एक साधारण सा एग्जाम्पल लेना होगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई रोड है। रोड का मतलब लोहे की रोड या किसी धातु की राड। अब हम इसके दोनों साइड से या दोनों छोरों से क्या करेंगे?
पावर प्रेस करेंगे या बल लगाएंगे, ठीक है। बल लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक घुमाव आ जाएगा और घुमाव को हम फोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोल्ड कहते हैं। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि अधिकतर जो रोड होती है इस तरीके से घूम जाती है, ठीक है। और ये जो घुमाव है इसको इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड। क्या कहते हैं? फोल्ड। और उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? वलन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, एक साधारण सा समझने के लिए आउट ऑफ ज्योग्राफी से हमने समझ लिया। अब यदि देखें रोड एक ही जगह से घूमती है, या जो भी लोहे की धातु होगी या कोई भी धात्विक जो सरिया तरीके से होता है वो एक जगह से घूमता है, लेकिन पर्वत जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। तो वलित पर्वत की श्रृंखला को देखेंगे हम तो इस प्रकार से पर्वत अलग अलग तरीके से, कहीं ऊंचे, कहीं नीचे, कहीं थोड़े और नीचे। तो इसका कारण क्या होता है? तो देखिए हमारी जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी की चट्टानें हैं। और चट्टानें क्या होती है? विभिन्न खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। विभिन्न खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अब विभिन्न खनिजों से निर्मित होने के कारण इनमें क्या होता है? संरचनात्मक विविधता पाई जाती है। वो हम खनिजों के अंदर देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो जब वो पावर प्रेस होता है तो क्या होता है? ये अलग अलग जगह से मुड़ जाता है। अब पावर प्रेस में हमने तो यहाँ रोड ले ली, यहाँ चट्टानों में कौन सी? तो यहाँ पर प्लेटों की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? प्लेटों की। क्योंकि पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो कई प्लेटों के ऊपर तैर रहा है, वो हम आगे सीखेंगे। तो जब दो प्लेटें आपस में अभिसरण करती है तो हम वलित पर्वत की यदि वो परिभाषा लिखें यहाँ पर, तो परिभाषा हो जाएगी इसकी, पृथ्वी की प्लेटों की अभिसरण की गति के कारण, प्लेटों की अभिसरण की गति के कारण चट्टानों में घुमाव आना साधारण भाषा में क्या कहलाता है? वलन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? वलन कहा जाता है। और इसी आधार पर जो विभिन्न चट्टानें, ये प्लेटें एक दूसरे के साथ में अभिसरण करती है एक दूसरे के पास में, तो उनमें क्या हो जाता है? प्लेटों के अंदर फोल्डिंग हो जाती है। उसका कारण क्या है? यह विभिन्न खनिजों से निर्मित है और विभिन्न खनिजों की आपसी संरचनात्मक कठोरता, लचीलापन उनमें अलग अलग होती है। तो ये क्या हो गई परिभाषा में देखें तो वलित पर्वत क्या होता है? तो पृथ्वी की प्लेटों की अभिसरण गति के कारण चट्टानों में घुमाव आना ही क्या कहलाता? वलन कहलाता। और उस वलन की वजह से जो उच्चावच बनते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? वलित पर्वत की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई वलित पर्वत की संज्ञा के बारे में। अब हम बात करते हैं अवशिष्ट पर्वत की, कि अवशिष्ट पर्वत क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। पृथ्वी पर दो बल काम करते हैं, एक तो अंतर्जात बल और एक होता है आपका बहिर्जात बल। एक तो क्या हो जाएगा? अंतर्जात और एक हो जाएगा बहिर्जात, ठीक है। अंतर्जात और बहिर्जात बल, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं, ये पृथ्वी पर निर्माणकारी एवं समतल स्थापक बलों के काम करते हैं। तो यदि हम अंतर्जात बलों की बात करें तो यह तो निर्माणकारी बल कहे जाते हैं, हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना। तो इन्हें तो क्या कहा जाता है? निर्माणकारी बल कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो बहिर्जात बल होते हैं इन्हें हम समतल स्थापक बल के नाम से जानते हैं। समतल स्थापक बल के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो देखिए पृथ्वी के बाहर कई चीज़ें काम करती है, जैसे वायु को हम कह सकते हैं पवन, जल, समुद्री तरंग आदि। अभी हमें यही देखना है। अब देखिए ये मान लीजिए हमारी अरावली है और अरावली का निर्माण हो चुका और निर्माण के आधार पर ये एक वलित पर्वत है। अब हमारे जलवायु का कुछ इफेक्ट इस पर पड़ता है कि अपघटन, निक्षालन आदि प्रक्रियाओं के कारण इसकी जो ऊपरी परत होती है उसमें क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण सिकुड़ती है और फैलाव होता है। तो सर्दी के अंदर क्या होगा? सिकुड़ जाएगी और गर्मी के अंदर क्या हो जाएगा? फैल जाएगी। तो उस सिकुड़न और फैलाव के कारण बार बार उसमें चटकन आ जाती है और उसी चटकन की वजह से ये एक ही स्थान पर टूटकर पड़ी रह जाती है। तो उसे
क्या कहते हैं, अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षय, मतलब अपने स्थान पर टूटकर गिरना, अपने स्थान पर टूटना एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, अपक्षय कह देते हैं। अब अपक्षय हो चुका इसका, इसके बाद में मानसून काल आता है। मानसून काल के दौरान क्या होती है, वर्षा होती है, और वर्षा के दौरान यहाँ पर क्या होता है, इसका अपर्दन और अपवहन होता है। तो जब अपर्दन और अपवहन की प्रक्रियाएं कार्य करने लग जाती है तो उसी के कारण एक पर्वत श्रृंखला का धीरे धीरे ये भाग टूटकर नीचे आने लग जाता है, और थोड़े दिनों में ये इसकी जो ऊंचाई होती है वो कम हो जाती है, और इसी के आधार पर इसको क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत की संज्ञा दी जाती है। समय के आधार पर हमने देख लिया ये प्राचीनतम है और अपलेशन पर्वत की समकालीन है। अब इसके कुछ नाम भी हैं, जैसे प्राचीन नाम भी है। प्राचीन नामों में बात करें तो एक तो इसको मेरू पर्वत की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, एक इसे दी जाती है सुमेरु पर्वत की, और इसके अलावा इसे परिपत्र पर्वत भी कहा जाता है। तो यदि अरावली के प्राचीन नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो मेरू, सुमेरु अथवा परिपत्र पर्वत के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, ये हो गया इसका कुछ आप ढांचागत अध्ययन हमने यहाँ देख लिया और प्राचीन नाम इसमें हमने यहाँ देख लिए। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तो थी कुछ उसकी पृष्ठभूमि अरावली की। अब बात करते हैं हम अरावली के विस्तार की। तो यदि हम अरावली का विस्तार देखें तो यह ये मान लीजिए हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के बाद में यदि इसका विस्तार देखते हैं हम तो यह इस तरीके से फैला हुआ है अरावली। ठीक है, और आगे हम इसको थोड़ा निकाल देते हैं आगे तक। अब जो इसका विस्तार है वो यहाँ से है, यहाँ हम लेते हैं इसका विस्तार, और यह हो जाएगा गिरनार पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, गिरनार हिल्स, जो कि कहाँ स्थित है, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात। तो यह है खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात। ठीक है, अब इसके यदि मूल की बात करें तो अरावली का मूल कहाँ है, तो अरावली का जो मूल है वो अरब सागर के अंदर है। कहाँ है, अरब सागर के अंदर। तो हम जो बात कर रहे हैं अरावली की वो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, गिरनार पहाड़ी, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होकर ये जा रहा है दिल्ली की रायसीना हिल्स तक। कहाँ तक, रायसीना हिल्स दिल्ली। अब यदि हम इसकी यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी अरावली की, विस्तार में हम देख रहे हैं पहले इसकी लंबाई, और लंबाई की बात करें तो कुल इसकी जो लंबाई हो जाएगी 692 किलोमीटर के लगभग हो जाएगी। ठीक है, तो 692 किलोमीटर कहाँ से, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली की रायसीना हिल्स तक। इसके बाद में बात करें इसका जो विस्तार है कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है, कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो राज्यों की बात करें तो यह 3 राज्यों में विस्तारित है। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। एक तो आ जाएगा हरियाणा, एक आ जाएगा राजस्थान, और एक आ जाएगा गुजरात। अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो दिल्ली में भी है, तो 3 तो राज्य हो जाएंगे और एक हो जाएगा आपका यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम क्या कह देते हैं, दिल्ली कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है 3 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। इसकी लंबाई हमने देखी 692 किलोमीटर। अब यदि बात करें राजस्थान में इसकी कुल लंबाई की, तो राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है लगभग 550 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है, जो कुल अरावली के 80% भाग को कवर करता है। अब यदि बात करें राजस्थान में, तो इसका जो राजस्थान में प्रारंभ होता है वो आपके सिरोही जिले से होता है। कहाँ से होता है,
सिरोही ज़िले से होता है और सिरोही ज़िले में एक पहाड़ी है या आबू पर्वत के नाम से जानते हैं, वहाँ से इसका प्रारंभ हो जाता है और ये अपने झुंझुनू तक आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया झुंझुनू। ठीक है, अब इसको यदि हरियाणा और गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में देखें तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यदि बात करें गुजरात की, तो गुजरात में और राजस्थान में से एक ही नाम से जाना जाता है और वो है अरावली। क्या है? अरावली। ठीक है, अरावली का शब्दार्थ हमने पहले जान ही लिया। इसके बाद में यदि बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में इसे डोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन से पर्वत के नाम से जाना जाता है? डोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में इसे रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ की हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो ये हो गया इसका विस्तार। अब यदि बात करें इसकी सर्वोच्च ऊंचाई की या सर्वोच्च चोटी की, तो कहाँ स्थित है? यदि राज्य की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंदर स्थित है, और जिले की बात करें तो जिला हो जाएगा आपका सिरोही, और यदि स्थान की बात करें तो स्थान तो हो जाएगा गुरु शिखर या पर्वत, वो संग चोटी का नाम लेंगे तो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। और यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी है 1722 मीटर। ठीक है, तो देखिए 1722 मीटर है, इसीलिए अब इसको क्या कहा जाता है? एक अवशिष्ट पर्वत का नाम इसको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा इसकी ये कितने राज्यों में विस्तारित है, तो 3 राज्यों में, एक यूटी अथवा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। इसमें लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें राजस्थान में तो 550 किलोमीटर है, जो कि कुल अरावली का 80% है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर है, जिले की बात की जाए तो सिरोही के अंदर है, और जो चोटी का नाम है वो क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम अरावली की आकृति की। तो यदि हम अरावली की आकृति की बात करें तो जो अरावली की आकृति है वो है एक तत्वाद्य यंत्र के समान, तत्वाद्य यंत्र के समान। अब ये क्या होता है? तो इसे हम तंबूरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी आकृति जो है अरावली की इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हो तंबूरा। अब इसमें क्या होता है? इसको भी हम अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आकृति की बात करें तो तत्वाद्य यंत्र की है, और यदि दक्षिणी क्षेत्र में बात करें, है ना, तो दक्षिण में जो है ये इस तरीके से फैला हुआ है इसका। तो दक्षिण में अरावली का जो आकृति है, दक्षिणी भाग, इसका दक्षिणी भाग है पंजाकार। कैसा है? पंजाकार। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करें उसकी उत्तरी भाग की, उत्तरी में झुंझुनू, इनमें तो इनमें इसकी जो आकृति है भेड़ शिला के समान है। किसके समान है? भेड़ शिला अथवा भेड़ पीठ के समान। तो भेड़ की पीठ के समान वहाँ पर इसकी आकृति बताई जाती है। तो ये हो गया अरावली की आकृति के संबंध में कि अरावली की आकृति कैसी है, और इसे तत्वाद्य यंत्र या तंदूरा भी हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अरावली के प्रादेशिक विभाजन की। तो क्षेत्रीय आधार पर अरावली को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, और हम यहाँ पर राजस्थान की बात कर रहे हैं, न कि राज्यों की। और राजस्थान में यदि बात करें तो इसको 3 भागों में हम बांटेंगे। एक तो हो जाएगा आपकी उत्तरी अरावली, एक हो जाएगा आपकी मध्य अरावली, और एक हो जाएगा आपकी दक्षिणी अरावली। ठीक है, कौन सी? एक तो जाएगा आपकी उत्तरी अरावली, एक हो जाएगा आपकी मध्य अरावली, और एक हो जाएगा आपकी दक्षिण अरावली। ठीक है, अब यदि इनके विस्तार की बात करें तो दक्षिण अरावली लगभग सिरोही से लेकर के राजसमंद जिले तक विस्तारित है। कहाँ तक? सिरोही से लेकर के राजसमंद जिले तक विस्तारित है। और यदि बात करें हम मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली मुख्यतः अजमेर के अंदर विस्तारित है। और बात करें यदि हम उत्तरी अरावली की, तो यह जयपुर से लेकर के झुंझुनू तक
विस्तारित है। कहाँ तक विस्तारित है? झुंझुनू तक विस्तारित है। अब देखिए जो इसका दक्षिणी भाग है सर्वाधिक विस्तारित भी है और सर्वाधिक ऊंचाई भी है। तो यहाँ पर हम नोट करके लिख सकते हैं कि अरावली का दक्षिणी भाग सबसे विस्तृत एवं ऊंचा है, एवं ऊंचा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं गुरु शिखर का नाम, और गुरु शिखर ही दक्षिणी अरावली की क्या हो जाएगी? सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, तथा साथ ही में संपूर्ण अरावली पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अब इसके बाद में हम बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली में टोडगढ़ अथवा मोरमजी जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी लगभग 934 मीटर के लगभग ऊंची हो जाएगी। वहीं यदि बात करें हम जयपुर ये उत्तरी अरावली की, तो उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी होगी वो होगी रघुनाथगढ़। कौन सा गढ़? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो लगभग 1055 मीटर है, और यह हमारे सीकर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। अब यदि जिलों की बात करें, तो जिलों में यदि बात करें सबसे अधिक ऊंचाई, तो सबसे अधिक ऊंचाई की यदि बात करें तो वो कहाँ हो जाएगी? आपकी सिरोही के अंदर। और यदि विस्तार की बात किया जाए कि इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, तो उदयपुर में बताया जाता है। और इसका जो ये भाग है उदयपुर में, उदयपुर वाले इस भाग को जो बांसवाड़ा तक फैला हुआ है, बांसवाड़ा, उदयपुर, और इस भाग को कहा जाता है मेवाड़ अरावली। क्या कहा जाता है? मेवाड़ अरावली। और मेवाड़ अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जरघा, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। और इधर हो जाएगा सिरोही के अंदर आबू पर्वत, आबू पर्वत, या इसे आबूर्द भी कहा जाता है। तो ये हमने इसका विभाजन कर दिया 3 भागों में, 1, 2 और 3 भाग। ठीक है, इसकी सबसे अधिक ऊंचाई दक्षिणी अरावली में पाई जाती है। इसके बाद में यदि सर्वोच्च ऊंचाई की बात करें जिले की, तो आपके सिरोही जिले में है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो कई गाइडों के अंदर तो आपको जयपुर का नाम मिलेगा, और कई के अंदर हमें अजमेर का मिल जाता है। लेकिन अभी हम आंसर करेंगे जयपुर को। ठीक है, क्योंकि टोडगढ़ की 934 है ना ऊंचाई, तो जयपुर में जो खो है हमारी इससे कम ऊंचाई में स्थित है। और न्यूनतम विस्तार की बात की जाए तो न्यूनतम विस्तार कहाँ हो जाएगा? अजमेर के अंदर। ठीक है, विस्तार न्यूनतम। ठीक है, तो हम यहाँ पर न्यूनतम विस्तार कहाँ कर देंगे? अजमेर के अंदर। आपको सबसे कम ऊंचाई जयपुर के अंदर आंसर करना है। अब इसके बाद में यदि हम अरावली की कुछ भौतिक प्रदेश के रूप में विशेषताएं देखें, तो अरावली की विशेषताओं में क्या हो जाएगा? देखिए, विशेषताओं में पहला हो जाएगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की बात करें तो यह राजस्थान के 9.3% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। वहीं बात की जाए इसके जनघनत्व की, तो जनघनत्व की दृष्टि से यह राजस्थान का तीसरा सबसे अधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। ठीक है, इसके बारे में बात करें खनिजों के मामले में, तो खनिजों की बात करें तो जो अरावली का निर्माण है आंतरिक आग्नेय चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? आंतरिक आग्नेय चट्टानों से। और आंतरिक आग्नेय चट्टानों से होने के कारण अरावली खनिज पदार्थों में धनी है, खनिज पदार्थों में धनी है। ठीक है, राजस्थान के कई खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। एकमात्र खनिज जो अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकाला जाता, यदि आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देके बताइएगा। ठीक है, तो खनिजों की बात करें तो खनिजों की दृष्टि से ये धनी है। जैव विविधता में भी यदि बात करें तो जैव विविधता की दृष्टि से भी अरावली पर्वत श्रृंखला धनी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इसकी विशेषताओं के बारे में। पहला, क्षेत्रफल 9.3% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जनघनत्व की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश या सबसे अधिक सर्वाधिक जनघनत्व वाला। खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो अरावली का जो निर्माण हुआ है
आंतरिक आग्नेय चट्टानों से होने के कारण यहाँ पर क्या मिलते हैं, हमें खनिज पदार्थ अत्यधिक मिलते हैं। जैव विविधता की बात की जाए तो जैव विविधता में भी अरावली पर्वत श्रृंखला महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मृदा की बात करें तो यहाँ पर पर्वतीय मृदा हो जाएगी, और जलवायु की बात करें तो यहाँ पर लगभग इसके दक्षिणी भाग में अलग जलवायु मिलेगी, मध्य भाग में अलग और उत्तरी भाग में अलग, क्योंकि इसका जो विस्तार है बहुत अधिक है। तो ये तो इसके अलग से जो जिलों का आ जाता है कभी कभार। तो जो हाँ, यदि जिलों की बात करें तो यह राजस्थान के लगभग 13 जिलों में विस्तारित है, और मुख्यतः बात की जाए तो 7 जिलों में विस्तारित है। तो यहाँ तक हमने जाना अरावली की जो उत्पत्ति की प्रक्रिया थी वो, अरावली जो वर्तमान अभी जो स्टेटस रखता है वो, और अरावली के जो विस्तार है उसको हमने जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।